धन्यवाद अमृता जी। बहुत सुखद महसूस करता हूं मैं बच्चों के बीच में आकर के। माँ सरस्वती भगवती को प्रणाम करता हूं, आचार्य महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में अपना नमन पहुंचाता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रोफेसर हैं, मैं विद्यार्थी हूं। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कानों को फ्रेश करना। मैं इतनी देर से यहाँ पर अपने कानों को फ्रेश कर रहा था और 3 घंटे मुझ जैसे आदमी को बिठाए रखना कोई सरल काम नहीं है। लेकिन जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ पर पधारे, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर आयुष्मान गोस्वामी जी, आरसी लोढ़ा साहब, आदरणीय बड़े भाई साहब मालविया जी सर, सभी के उद्बोधन में कुछ ऐसा था जो मैंने पहली बार सुना। और जब हम किसी चीज को पहली बार सुनते हैं तो वो हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। 2 चीजें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, नई शिक्षा नीति, और इसके ऊपर तो पूरा देश चर्चा कर रहा है। अगर मुझे भी कोई विषय दिया होता तो मैं चर्चा करता, लेकिन मैं तो बीच में घुसा हुआ हूं। और जब कोई आदमी बीच में आता है तो जो हमारे डिग्निटी है उन सबसे मैं क्षमा प्रार्थना सहित निवेदन करूंगा कि जो प्रोफेसर लोग जितना बताते हैं, जितना जानते हैं, उतना ज्ञान तो मुझ में नहीं है। लेकिन मैंने एजुकेशन में जो कुछ सीखा, मुझे जो कुछ सिखाया गया और जो कुछ बातें थी वो मैं आप बच्चों के सामने शेयर करूंगा। बड़े बड़े डिग्निटी सामने बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करते हुए और इस आशय के साथ कि यदि मेरी बात में कहीं त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। उन वक्ताओं की श्रेणी से थोड़ा मुझे अलग रखें। 2 चीज़ें जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होती है बच्चों, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जीवन में कभी भी व्यक्ति को अपनी आलोचना से डरना नहीं चाहिए। और अगर कोई आपसे जलता है तो उसको जलने दो, क्योंकि जो जलता है उसको राख होना है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे फिर वस्तु हो। और आलोचना से डरने के पीछे मैं जो कहना चाहता हूं वो सिर्फ इतना ही है कि आज तक स्मारक केवल उन लोगों के बने हैं जिनकी आलोचना हुई है। जिन्होंने आलोचना की है उनके स्मारक अब तक नहीं बने हैं। इसलिए जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अपनी आलोचनाओं से नहीं डरें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोफेसर सर आदरणीय नरेंद्र सिंह जी और आयुष्मान गोस्वामी जी का जो ज्ञान है वो अद्भुत है, अपरिमित है, असीमित है। बहुत ही प्रांजल, परिष्कृत और परिमार्जित शब्दावली में आप सबको ये चीज़ें बताई जा रही है। यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं आदरणीय पंडा साहब, वो कुछ नहीं बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल जाते हैं और उनके नाम में ही बड़ा आकर्षण है। जैसा कि तुमको पता ही है कि संकर्षण में कहीं न कहीं आकर्षण का बिंदु है, और ये सारे लोग उनसे आकर्षित होकर ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। मालविया साहब मेरा बड़ा भाई साहब हैं और इनके साथ मेरा बचपन का कुछ समय भी गुजरा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चूंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं चाहूँ तो बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के बहुत सारी चीज़ें शुरू से की जा रही है। आज भी उसका प्रयास किया जा रहा है कि वो सारी चीज़ें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है वो लागू हों। जैसे कि एक छोटा सा संप्रत्यय है उसका कि 1 से 5 के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण कराया जाए। मातृभाषा में शिक्षण कराने से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। मैं हमारे राजस्थान की एक मातृभाषा में तुम्हें एक चीज़ सुनाता हूँ, तुम सुनो।
આજે મારી જિંદગીનો પહેલો દાડો है કેમ કે મારા ઘરમાં મારો જ માંડવો है पर મારો બાપ દાફવાની વાટ જોઈને બેઠો है એટલે મને લાગે आज મારા ઘરમાં મારો જ હંપાડો है। आया कुछ समझ में? आज मेरे जीवन का पहला दिन है क्योंकि आज मेरी शादी है। आज मेरे जीवन का पहला दिन है क्योंकि आज मेरी शादी है। लेकिन मेरे पिताजी दहेज की बाट जोकर बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आज ये मेरी शादी नहीं मेरी मृत्यु का समाचार है। ये भाषा है बागड़ी और ये चलती है हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले का जो विशेष हिस्सा है खेरवाड़ा, वहाँ पर इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो अगर इस भाषा का प्रयोग करें तो हो सकता है कि पहली से पांचवी के बच्चों के लिए बहुत सार्थक हो, लेकिन क्या उस भाषा का प्रयोग हम अपने यहाँ पर कर सकते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति की बोली, हर व्यक्ति की भाषा अलग है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि राजस्थान में हम किस भाषा के माध्यम से सारे बच्चों का शिक्षण करना चाहते हैं। क्या हम बागड़ी के माध्यम से शिक्षण करें, क्या हम ढूंढाड़ी के माध्यम से करें, क्या हम मेवाड़ी के माध्यम से करें, क्या हम मारवाड़ी के माध्यम से करें। लेकिन सीधा सरल तरीका यह है कि बच्चों को जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में उन बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाए तो वो उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। मैंने अपने जीवन में बहुत सीखा। मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती, अंग्रेजी में भी मेरा हाथ बहुत तंग है। गणित का मसला ऐसा कि सर मुझे एक गुरुजी पढ़ाया करते थे जब मैं 10वीं क्लास में था। मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती थी और मुझे गणित नहीं आने के पीछे जो भी कारण रहे हों, लेकिन उन गुरुजी को यह पता चल गया कि मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती। तो उन्होंने एक उद्देश्य बना लिया कि ये मेरा निशाना है, ये छात्र मेरा निशाना है। 1979 की बात कर रहा हूँ, जब व्हेन आई वाज इन 10th। 78-79 के सेशन में गुरुजी ने यह निशाना बनाया कि इस लड़के को गणित नहीं आती है। तो उनका एक उद्देश्य होता था कि जैसे ही क्लास में आए, पहले मैं आगे बैठा करता था, लेकिन जब गुरुजी का रुख देखा तो मैंने अपने आप को पीछे बैठना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि इनकी नज़र मुझ पर ना पड़े। लेकिन गुरुजी होते हैं, उनकी नज़र ना पड़े ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं है। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। पढ़ते ही पहले खड़ा हो जा, खड़े हो गए, बोलो ये पकड़ चौक, ये ब्लैक बोर्ड और ये गुणनखंड है, इसको हल कर। अब मुझे न तो खंड आते थे न गुणन आता था, मैं नहीं कर पाया गुणनखंड को। और मेरे साथ बैठे हुए सभी जो विद्यार्थी थे वो इस हंसी का, उस वातावरण का बड़ा आनंद लेते थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मैंने संस्था प्रधान जी जो भी रहे उस समय में, उनको जाकर निवेदन किया कि इन गुरुजी की क्लास में मैं तो नहीं बैठने वाला। उन्होंने कहा ऐसा कैसे संभव है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें बैठना पड़ेगा। मैंने कहा गुरुजी एक पीरियड की छूट दे दो, नहीं तो आपका स्कूल अपने पास रखो, अपन किसी दूसरे स्कूल में पढ़ लेंगे। गुरुजी को बात कुछ समझ में ही नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात मान ली। दूसरे दिन गुरुजी ने मुझे ढूंढा, मैं मिला नहीं उनको। उसके बाद फिर उन्होंने जाकर के शिकायत की कि वो लड़का आज मेरी क्लास में मौजूद नहीं था। नॉर्मल सी बात है, मालविया सर कह रहे थे ना कि कॉलेज में तो इतने नामांकन होते हैं और लड़के आते ही नहीं हैं। अब स्कूल में एक लड़का नहीं आया प्रहलाद परी, क्या फर्क पड़ रहा था गुरुजी के। लेकिन नहीं, क्यों नहीं आया, आना चाहिए, क्योंकि आनंद मैं किसके साथ लूं। मैंने, सर ने बुलाया मुझे प्रिंसिपल साहब ने कि क्या बात है, तू क्यों नहीं जाना चाहता उनकी क्लास में।
तो मैंने अपनी स्थिति उनको बता दी कि मेरी स्थिति इस प्रकार की है कि मैं ज़्यादा देर वहाँ टिक नहीं सकता हूँ, और फिर बच्चे जब इस तरह से करते हैं मेरे साथ तो मुझे बड़ा इंसल्ट फील होती है। मैंने उनको ये चीज़ कही तो उन्होंने कहा ठीक है। वो जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, तेरे को क्या नहीं आता? बोलो साहब ने बीज गणित आती है, न रेखा गणित आती है। बोलो अंक गणित आती है? बोलो हाँ साहब थोड़ी थोड़ी मैं कर सकता हूँ अंक गणित को। तो उन्होंने कहा तू स्कूल के बाद रुक जाना, मैं तेरे लिए एक अलग टीचर की व्यवस्था करूँगा जो तुझे अलग से गणित पढ़ाएगा निःशुल्क। और वाकई में उन गणित के गुरुजी को छोड़कर जो दूसरे गुरुजी थे, उन गुरुजी ने मुझे अलग से पढ़ाया, गणित को पढ़ाया। उस समय कोई 51 नंबर का पेपर हुआ करता था 10वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो गणित का। तो गुरुजी ने जो पढ़ाया और उनका जो सिखाने का तरीका था, वो सिखाने का तरीका उनसे इतना भिन्न था कि वो जो कुछ भी बोल रहे थे मेरा सीधा समझ में आ रहा था। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि बोर्ड की उस गणित की परीक्षा में मैंने 50 में से 44 नंबर लिए। और मैं उन गुरुजी का आज भी एहसानमंद हूँ जिन्होंने मुझे 50 में से 44 नंबर दिलाए। और जो गुरुजी मुझे कहा करते थे कि तू अपने पूरे जीवन काल में 10वीं पास नहीं कर सकता, उन गुरुजी के पास गया मैंने कहा गुरुजी नमस्ते। बोलो क्या हुआ?